गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के समक्ष स्टैटिक जीके का एक सीरीज़ लेकर आप लोगों के पास आया हूं, जो कि एक रुक्मणी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें कि 131 सेट दिए हुए हैं, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो मैं सारे जो टेस्ट सीरीज हैं उनको 1 बाय 1 करके आप लोगों के समक्ष सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1 पे। ठीक, तो टेस्ट सीरीज नंबर 1 में 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब उन सभी क्वेश्चंसों को हम 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 5 सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? तो सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत प्राप्त होता है। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वीटो का सर्वाधिक बार उपयोग कौन किया है। तो सोवियत संघ ने वीटो का सर्वाधिक बार उपयोग किया है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला महासभा, फिर उसके बाद सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है करंट अफेयर के रूप में कि भारत जो है 8वीं बार 2021 और 22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो गलत है उसको हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला दिया हुआ है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक, तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? उदयपुर में दिया हुआ है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु दिया हुआ है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक दिया हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। ठीक, क्योंकि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो हमारा राजस्थान में रावतभाटा में, ठीक, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, और जो दूसरा है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये हमारा सही है, उत्तर प्रदेश में ही है। केलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये हमारा सही है, तमिलनाडु में ही है। और हमारा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये हमारा कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो रूस में किया गया था। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे कि सतीर जो है वो किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ऑप्शन में दिया हुआ है कथक, उड़ीसा, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर कि सदीर जो है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो भरतनाट्यम में कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो इसमें हम देख लेंगे रुक्मणी देवी, ठीक, अरुंडेल भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन में है संतोष यादव, सुमा सिसूर, सूरजलता देवी, ज्योति रंधावा। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। कौन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली? संतोष यादव। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला संतोष यादव है। ठीक, अब हम इसमें ब्रीफली थोड़ा सा और हम इसके बारे में देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक, अब इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम पर्वतारोही कौन है? तो वो हैं तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के हैं, और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के थे। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हमारा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो जुंको तेवई थी जो कि जापान की थी। ठीक, अगर पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला हमारी थी बछेंद्री पाल जो कि 1984 में एवरेस्ट पर्वत पर फतह की थी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? सॉरी, तो क्वांटो मैदान हमारा किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। ठीक है, क्वांटो मैदान जापान में स्थित है। अब इसमें और एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि होन्शु जो है वो जापान का सबसे बड़ा एवं विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि होन्शु द्वीप पर ही जापान के प्रसिद्ध शहर टोक्यो, ओसाका, कोबे, नगोया और हिरोशिमा स्थित है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ओसाका को हम लोग जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और नगोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। ठीक है, तो ओसाका को हम लोग क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और नगोया को क्या कहा जाता है? जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो पहला क्या दिया है कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया। दूसरा क्या है? बी ऑप्शन, आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोमीटर तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। सी क्या है? आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत है हमारा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो क्या है कि आकाश मिसाइल के बारे में, ठीक, हम पढ़ते हैं कि इस मिसाइल का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 2003 के में इस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था। इसकी मैक गति कितनी है? तो 2.5 है। ठीक, त्रिशूल मिसाइल भी सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। त्रिशूल की मारक क्षमता 0 से 12 किलोमीटर तक है और त्रिशूल का मैक नंबर 2 है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह दिवस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत है। 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, और इसी दिन 24 जनवरी को एक दूसरा दिवस भी मनाया जाता है जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, अब हम इसमें और देख सकते हैं कि 24 दिसंबर को
तो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये सही है बिल्कुल। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है, ठीक, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। तो एक और हम देख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं कि 11 नवंबर को ही देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि रेणुका झील स्थित है, ठीक है। तो रेणुका झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और राजस्थान। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रेणुका झील हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। रेणुका झील जो है वो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि अब आ जाइए आप कि सूर्यधार झील का लोकार्पण जो है वो 2020 में उत्तराखंड में किया गया था, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि असम में कौन कौन सी झील हैं। तो असम में हाफलोंग झील है, चंदूबी झील है और दीपोर झील स्थित है। ऐसे भी पूछ सकता है कि असम में कौन सा झील है, जैसे कि दीपोर झील कहाँ स्थित है, तो वो असम में स्थित है, ठीक। अब हमको ये भी राजस्थान से भी रिलेटेड कुछ झील हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान में आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी झील है। तो राजस्थान में ढेबर झील है, सिलीसेड झील है, डिडवाना झील है, ठीक है। अब हम और कुछ पढ़ सकते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन सी झील है। तो तमिलनाडु में वीरानम झील है, चेंबर मबक्कम झील है, ठीक। केरल में कौन कौन सी झील है? तो केरल में अष्टमुडी झील है, कोट्टा झील है, वेम्बनाड झील है, ठीक है। तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें हैं? तो तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, उस्मान सागर झील है, ठीक। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी झील हैं? तो मध्य प्रदेश में भोजताल झील है, तवावोहर झील है। पूछ देगा सिक्किम में कौन सी झील है? तो सिक्किम में हम देख लेंगे सोंगमो झील है। पूछ देगा महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो महाराष्ट्र में हमारा लोनार और पोवई झील है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? तो ऑप्शन में मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर, सी में AB एवं D और D है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें ये तीनों नेता शामिल थे, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में मार्शल जोसेफ टिटो, ठीक, जो कि यूगोस्लाविया से थे, कर्नल नासिर जो कि मिस्र से थे एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शामिल थे, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ब्रीफली स्टडीज़ का कर लेते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि हम अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के साथ किसी में शामिल न होकर तटस्थ रहने की नीति को अपनाई थी, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। तो कौन सा है डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, काठमांडू, मक्का, बैतलहम, इफेसस। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, डायना मंदिर हेतु इफेसस प्रसिद्ध स्थान है। यह मंदिर एशिया के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में तुर्की में स्थित है। तुर्की के ही पश्चिम समुद्र तट पर समरना नामक प्रसिद्ध बंदरगाह है। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है कि पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपति मंदिर काठमांडू में स्थित है, ठीक। अब इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि यरूशलेम में स्थित बैतलहम ईसा मसीह की जन्म स्थली है, ठीक है। अब 11वें नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं कि नींद का जो अध्ययन क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शन है हिम्नोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी, ऑर्थ्रोलॉजी, क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो नींद का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है, ठीक। तो क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? तो क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत रंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। और अब आर्थोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? तो अस्थियों के जोड़ का अध्ययन हम लोग आर्थोलॉजी के अध्ययन करते हैं, ठीक। अब शिलालेख का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो शिलालेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब शारीरिक व्यायाम द्वारा
शरीर को तंदुरुस्त एवं स्वस्थ रखने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कैलिस्थेनिक्स कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? कैलिस्थेनिक्स कहलाता है। और ओनिरोलॉजी को क्या कहते हैं? तो स्वप्न के अध्ययन को हम लोग ओनिरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या है? सूची 1 में लोक कला दिया हुआ है, सूची 2 में राज्य दिया हुआ है, तो इनका हमें मिलान करना है। मेहंदी राजस्थान, अपना पहाड़ी क्षेत्र, हरिपन बिहार, चौकपुरना उत्तर प्रदेश। ठीक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से कि हमारा ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का मतलब हमारा मेहंदी जो है वो राजस्थान का है, अपना जो है, ठीक है, वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र का है, राज्य से रिलेटेड है। हरिपन हमारा बिहार से रिलेटेड है। ठीक, और जो कि चौकपुरना हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली अध्ययन करते हैं। तो मेहंदी को सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में बिस्सा जाति की महिलाएं कभी मेहंदी नहीं लगाती। हरिपन जो है वो मधुबनी चित्रकला को कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ चित्रकला और उनके राज्य के से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक, टिकुली जो कला है, जो चित्रकला, वो किस राज्य की है? बिहार की है। पटुआ चित्रकला किस राज्य की है? बंगाल की है। पटचित्र जो चित्रकला है वो किस राज्य की है? उड़ीसा की है। पैटकार जो चित्रकला है वो किस राज्य की है? झारखंड की है। कलमकारी चित्रकला हमारा आंध्र प्रदेश राज्य की है। वर्ली हमारा गुजरात महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र की है। थोंका हमारा सिक्किम और हिमाचल प्रदेश की है। फण चित्रकला जो है हमारी राजस्थान की है। ठीक है, अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन ए में लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा यातायात को रोकने का चिन्ह, हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया है कि सभी सुमेलित है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, सभी सुमेलित है। ठीक है, जो कि हमारा लाल त्रिकोण क्या होता है? लाल त्रिकोण हमारा परिवार नियोजन से रिलेटेड होता है। रेड क्रॉस क्या होता है? रेड क्रॉस के अंतर्गत आता है डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा यातायात रोकने का चिन्ह। हरा प्रकाश से क्या रिलेटेड है? तो हरा प्रकाश से हमारा रास्ता साफ सिग्नल आता है। पीला प्रकाश से क्या संबंधित है? तो पीला प्रकाश जो है सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक है। लाल प्रकाश जो है वो खतरे का प्रतीक है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है तथा प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इसी कारणवश इसका उपयोग यातायात के क्षेत्र में खतरे के सूचक के रूप में किया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि CTBT जिसे कि हम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी कहते हैं, कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन में 1994, 1996, 1998, 2004। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1996। CTBT कब अस्तित्व में आया? तो 1996 में आया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली अध्ययन करते हैं कि इस संधि में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई। ठीक, अब तक 183 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है और CTBT संगठन जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ठीक है, अब हम आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर कि डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है थाईलैंड, फिलीपींस, चीन और तिब्बत। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, डाओ चेंगू येडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है। ठीक है, यह हवाई अड्डा चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई 4411 मीटर पर स्थित हवाई अड्डा है। स्वर्णभूमि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र थाईलैंड में स्थित है और डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चीन में स्थित एयरपोर्ट है। अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया था। ऑप्शन में है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रांट। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि लास्ट सफर जो है लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रित किया था। लियोनार्डो दा विंसी इतावली चित्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा थी। ठीक है, और इसमें अब थोड़ा सा और हम अध्ययन कर लेते हैं कि माइकल एंजेलो एक इतावली मूर्तिकार एवं चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। रेम्ब्रांट नीदरलैंड के चित्रकार थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वर्ष मेले का हिस्सा है, किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। उदयपुर मेला, धार मेला, कुंभ मेला, पुष्कर मेला। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है पुष्कर मेला। मतलब ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेले का हिस्सा है। यह कार्तिक पूर्णिमा के समय प्रारंभ होने वाले वार्षिक मेला है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। कुंभ मेला 4 पवित्र तीर्थ स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। कुंभ मेला 1 जनवरी से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है पेरिस, वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और कुछ देखते हैं ब्रीफली वन लाइनर कि फ्रांस ने अमेरिका को यह प्रतिमा उपहार में दिया था। ठीक, यह प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। इस प्रतिमा का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोलोदी ने तैयार किया था। इस प्रतिमा को 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है। ऑप्शन में है चादर, लंगा, सरोंग, कीमोनो। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है, कीमोनो है। सरोंग जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिणतम एशिया में पहनी जाने वाली पोशाक है। चादर जो है वो भारत की प्रचलित पोशाकों में से एक है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। ऑप्शन में दिया हुआ है ब्राज़ील, मैक्सिको, इटली, पेरू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है ब्राज़ील। तो विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राज़ील में है। ऊंचाई आधार सहित 39.6 मीटर है। यह प्रतिमा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित है। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको शैली का मूर्तिकला है। मैक्सिको में क्रिस्टो रे की प्रतिमा स्थित है। इसके वास्तुकार राम वी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा उपहार में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अब हम ये स्टेप बाय स्टेप करके 20 क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके उत्तर देख चुके हैं। अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु पे ब्रीफली स्टडी करते हैं। ठीक, कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे 1 बाय 1 करके थोड़ा हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक तथा शास्त्रीय। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सऊदी अरब में स्थित मक्का जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्रतम स्थान है। कालक्रम का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है।
चौकपूर्णा लोक कला उत्तर प्रदेश की भूमि अंकन लोक कला है। कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। जापान में फूलों की सजावट की प्रक्रिया को इकेबाना कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक, इस प्रकार हमारा यह टेस्ट सीरीज नंबर जो 1 था अब समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।